मुझे ये नहीं मालूम कि आप में से कितने सारे लोग जो हमारी ये फिंगर्स हैं इनके हिंदी नोमेनक्लेचर जानते हैं। अगर आप जानते हो तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं जानते हो तो मैं एक बार बता देता हूँ। ये जो हमारी लास्ट वाली फिंगर है ना, इसे हम कहते हैं कनिष्ठा, और इस वाली फिंगर को हम कहते हैं अनामिका। इस वाली फिंगर को हम कहते हैं मध्यमा, और ये है हमारी तर्जनी, और लास्ट में हमारा होता है अंगूठा। अब आप सोच रहे होगे कि मैं फिंगर फिंगर क्यों पढ़ा रहा हूँ। बेसिकली आज हम कालिदास जी के, महान कवि कालिदास जी के बारे में बात करने वाले हैं। तो कालिदास जिस कालखंड में थे, उस कालखंड में गिनती की जा रही थी कि जो महान कवि हैं वो कितने हैं। तो शुरुआत हुआ कालिदास जी, तो पहली काउंटिंग हो गई कालिदास जी की पहले नंबर पे। अब कालिदास जी के बराबर का कोई दूसरा कवि था नहीं उस टाइम पे, इसीलिए कहते हैं, अब ये मानना ही है, इसीलिए कहते हैं लोग कि ये जो फिंगर होती है ना, जिसका नाम अनामिका है, इसका हिंदी में कोई मतलब ही नहीं निकलता है, क्योंकि कालिदास जी के बराबर का कोई महान कवि था ही नहीं उस कालखंड में जिसकी गिनती उनके बराबर वाले फिंगर पे की जाए। तो ये कालिदास की महानता थी, ये वैल्यू थी। और आप लोगों को कालिदास की महानता तो मैं क्या बताऊं, आपको पता ही है। मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, मतलब इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं किया है कालिदास जी ने, और ये तो उनके महान कवि होने का ये दिखाते हैं। मगर साथ में ये भी कहा जाता है कि कालिदास जी स्टार्टिंग में महान मूर्ख थे। अब कालिदास जी के महान मूर्ख से महान ज्ञानी बनने का जो ट्रांजिशन फेज है, उसकी एक कहानी बहुत ज़्यादा फेमस है। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों ने सुना है, हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो। पहली बार सुन रहे हो तो इस बात की गारंटी है कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आप इससे कुछ सीखोगे भी। अगर आपने इससे पहले भी सुना है तो भी आपको मज़ा आएगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें मोटिवेट करती हैं, हमें प्रोवोक करती हैं कुछ करने के लिए, कुछ सीखने के लिए। तो आज जो कालिदास का वो ट्रांजिशन फेज है, उसकी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये कहानी कितना सही है कितना गलत है, ये हम में से कोई क्लेम नहीं कर सकता, ना कोई उसको प्रूव कर सकता है, क्योंकि ये उस टाइम की बात है जब लिपि बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थी। और जब चीज़ें डेवलप नहीं थी, लिखने पढ़ने वाले उतने ज़्यादा नहीं थे, तो जब कोई चीज़ प्रोपोगेट करना होता था, फैलाना होता था, लोगों के बीच में बताना होता था, तो सबसे आसान तरीका और सबसे फास्ट तरीका यही होता था। उस टाइम पे ऐसा भी नहीं था कि कॉपियाँ तुम लिख के बांट दो और रेल प्लेन है कि सबके पास जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगी। तो सबसे आसान तरीका ये लगता था कि तुम्हें जो आता है वो तुम कहानी के रूप में दूसरे को सुना दो, वो 2 लोगों 4 लोगों को और सुनाएंगे, वो ऐसे 10 लोगों को सुनाएंगे। तो ये पूरा एक रिएक्शन मतलब चेन बन जाती थी, जिससे आपकी जो स्टोरी है वो लोगों तक फैल जाती थी। और ये सबसे आसान तरीका था और कुछ हद तक सटीक भी था। हम इसमें ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत आगे पीछे जोड़ तोड़ हो जाता है, बट यही तरीका था क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तो ये जो स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ, ये स्टोरी भी इसी तरीके से प्रोपोगेट होके आई है आगे से। अब इसीलिए इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है कि ये कितना सही है कितना गलत है और किसके बारे में। ये स्टोरी जो मैं आपको सुना रहा हूँ, हमारे टाइम पे हमारे हिंदी के एक टीचर थे। अब हम लोग उनको द्विवेदी सर कहते थे, नाम पता नहीं, क्योंकि हिंदी पढ़ाते थे इसलिए द्विवेदी सर कहते थे। खैर, जो कहानी है अब उसको शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का मनु एकेडमी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कहानी आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये है कालिदास जी के शादी से रिलेटेड। महाकवि कालिदास की शादी आप सभी को पता होगा विद्योत्मा से हुई थी। विद्योत्मा एक राजकुमारी थी, और विद्योत्मा जब शादी के लायक हुई तो उस टाइम पे स्वयंवर का चलन था। स्वयंवर का चलन तो उसके काफ़ी बाद तक भी रहा। हालांकि जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि कालिदास किस कालखंड में पैदा हुए हैं, इस पे भी डाउट है। कई सारे लोग कई सारे कालखंड बताते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन है हिस्ट्री का, तो उस पर भी डिबेट होती है कब पैदा हुए थे। खैर, जब भी पैदा हुए थे उनकी शादी में मैक्सिमम लोग ये मानते हैं कि विद्योत्मा से हुई थी और स्वयंवर प्रोसेस से हुई थी। तो हम भी उसी को मान के स्टोरी आपको सुना रहे हैं। तो कालिदास जी की शादी विद्योत्मा से होना था। विद्योत्मा ने ऐसा डिसाइड किया कि वो शास्त्रार्थ पे स्वयंवर करेंगी, और जो ब्राह्मण उनको शास्त्रार्थ में हरा देगा वो उसी से शादी करेंगे। ब्राह्मण का यहाँ पे मतलब जाति से नहीं है, ब्राह्मण का यहाँ पे मतलब ज्ञानी से है। उस टाइम पे ब्राह्मण मतलब ज्ञानी होता था, जिनके पास भी ज्ञान होता था उसे हम ब्राह्मण कहते थे। जो आज जाति प्रणाली है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। तो अब चूंकि राजा की लड़की थी, स्वयंवर हुआ, दूर दूर से लोग आए, प्रकांड विद्वान लोग आए, बहुत सारे लोग आए, बट विद्योत्मा को कोई हरा नहीं पाया। अब जो उनके शादी वाली स्टोरी है, इसमें
इसको भी दो तरीके से प्रोपोगेट किया गया इस स्टोरी को। एक तो ये बताया गया है कि कुछ जो उसमें ब्राह्मण थे, ज्ञानी थे, उनको बहुत वो हर्ट हो गए कि हम हार गए और ये लड़की बहुत घमंडी है, तो उन्होंने खुद गए कालिदास को ढूंढ के लाए। वो ढूंढ रहे थे कि दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी कौन है और इस विद्योत्मा की शादी किसी तरीके से जुगाड़ लगा के उसी से हम करवा देंगे। और कुछ लोग ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कालिदास जी खुद ही, उनको भी पता चला कि कहीं पे शादी स्वयंवर हो रहा है, तो कालिदास को भी लगा कि मुझे भी चलना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं कि आदमी मूर्ख है तो शादी, उसको ये भी नहीं पता कि शादी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो कालिदास भी पहुंच गए शादी करने के लिए। अब विद्योत्मा का जो शस्त्र था वो कुछ ऐसा था कि वहाँ पे बोलना नहीं था, वो कुछ आपको सिंबल दिखाएंगी, उसका रिप्लाई भी आपको सिंबल में ही करना है। तो जब कालिदास पहुँचे तो विद्योत्मा ने कालिदास को पहले एक फिंगर दिखाई, कालिदास ने उसके बदले में विद्योत्मा को 2 फिंगर दिखाए। अब जो विद्योत्मा थी, कालिदास को एक फिंगर दिखाने का उसका मीनिंग ये था कि अभी मैं अकेली हूँ, तुम अपना बताओ। कालिदास ने जब 2 फिंगर दिखाया तो विद्योत्मा को लगा कि कालिदास ये कह रहे हैं कि अभी तक तुम अकेली थी, अब मैं आ गया हूँ तो तुम और मैं मिलके अब 2 हो गए हैं। विद्योत्मा ने कहा कि यार जबरदस्त, ये तो ज्ञानी आदमी लग रहा है, महान पुरुष मिल गया। तो विद्योत्मा ने कहा कि मतलब चलो अभी एक ही क्वेश्चन हुआ है, सेटिस्फेक्शन के लिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो विद्योत्मा ने इस बार अपने 5 फिंगर दिखाए इस तरीके से। कालिदास ने उसके बदले में अपना घूसा दिखाया। अब विद्योत्मा का यहाँ पे पूछने का जो मतलब है, इसके बारे में भी 2 चर्चाएं हैं, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि विद्योत्मा ने ये इशारा किया कि ये हमारी फैमिली है और ये जो फिंगर्स हैं ये फैमिली मेंबर्स हैं। कालिदास ने जब घूसा दिखाया तो विद्योत्मा उसका जो इंटरप्रिटेशन करती हैं अपने आप से, क्योंकि बोलना तो था नहीं, दोनों लोगों को इंटरप्रिटेशन करना था, तो विद्योत्मा खुद से इंटरप्रिटेशन करती है कि कालिदास के घूसे का मतलब जो है यहाँ पे ये है कि फैमिली ऐसे नहीं होती है, फैमिली ऐसे होती है, यूनाइट होती है। कुछ लोग इसी क्वेश्चन को इस तरीके से कहते हैं कि विद्योत्मा ने 5 उंगली दिखाई थी, इसका मतलब ये था कि ये हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, मतलब वो ज्ञान इंद्रियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। और जब कालिदास ने घूसा दिखाया तो विद्योत्मा ने उसका इंटरप्रिटेशन ये किया कि हाँ 5 इंद्रियां हैं हमारे पास, बस 5 इंद्रियों को जो कंट्रोल करता है वो हमारा मन करता है, मस्तिष्क करता है। तो विद्योत्मा को लगा कि यार मिल गया हमारा प्रकांड ज्ञानी आदमी जिससे मुझे शादी करनी थी। अब बातचीत तो करना नहीं था, विद्योत्मा ने उनसे शादी कर लिया। अब जो आदमी मूर्ख है, मूर्ख कैसे हैं इसका भी प्रमाण आपको आगे मिलेगा। तो जो आदमी मूर्ख है कितना दिन तक बाइलक काम चल पाएगा। विद्योत्मा 1-2 घंटे बाद ही, 4 घंटे बाद ही पता चल गया कि ये आदमी तो यार मूर्ख आदमी से शादी हो गई, तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मगर शादी हुई थी स्वयंवर में, विद्योत्मा पलटी नहीं मार सकती थी। और उस टाइम पे भाई कमिटमेंट की वैल्यू होती थी। आज जो लोग कहते हैं ना कि हम कमिटेड हैं और 1 घंटे बाद किसी और से कमिटेड हो जाते हैं, 2 घंटे बाद किसी और से कमिटेड हो जाते हैं, तो वो वाला कमिटमेंट नहीं था। विद्योत्मा पीछे नहीं हट सकती थी क्योंकि कालिदास जी ने स्वयंवर जीता था भाई। अब रहना तो कालिदास जी के साथ ही था, बट ये पता चल गया था कि यार ये मतलब ऐसा ही है। फिर गई भाई, घर पे गई, कालिदास जी के साथ में कुछ दिन रह रहे थे। अब मन ही मन वो थोड़ा बहुत हर चीज़ों पे झगड़ा लड़ाई तो चल ही रहा था। आपको पता ही है कि जब मैचिंग नहीं रहेगी तो झगड़ा लड़ाई तो स्टार्ट होगी। एक बार क्या हुआ कि कालिदास जी पेड़ की डाल काट रहे थे। विद्योत्मा घर से बाहर आई कुछ पूछने के लिए और देखी कि कालिदास जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। मतलब कालिदास ये डाल है, यहाँ पे बैठे हुए थे और इस साइड से काट रहे थे। तो विद्योत्मा ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो तुम, गुस्से में पूछा, क्योंकि पहले से ही पता चल गया था कि ये तो आदमी मूर्ख है। अब हर बात पे झलझला जाती थी। तो कालिदास जी ने कहा कि तुमको दिख नहीं रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डाल काट रहा हूँ, पेड़ काट रहा हूँ। तो विद्योत्मा ने कहा कि विद्योत्मा को गुस्सा आ गया, फिर आर्गुमेंट होने लगे। कालिदास जी को विद्योत्मा ने बहुत सुनाया और फिर कहा कि तुम जैसे मूर्ख आदमी से शादी हो गई, कैसे मैं स्वयंवर में फंस गई। फिर उसी डिबेट में चला कि अच्छा ये बताओ कि तुमने मुझे जो ये इशारा किया था इसका मतलब क्या था। तो कालिदास ने पूछा कि पहले तुम बताओ कि तुम क्या पूछना चाह रही थी। तो उसको लगा कि अभी इसको तो ये भी नहीं पता कि मैंने इससे स्वयंवर में पूछा क्या था और इसने पता नहीं जवाब भी दे दिया था। तो विद्योत्मा ने कहा कि मैंने एक फिंगर, जो मैं आपको स्टोरी पहले बता चुका हूँ, तो वो था। तो कालिदास ने कहा कि अच्छा इसका मतलब ये था।
मुझे तो लगा कि तुम एक फिंगर दिखा रही हो, मतलब कह रही हो कि एक आंख निकाल लूँगी तुम्हारी। तो मैंने कहा कि तुम मेरा एक निकालोगी तो मैं तुम्हारा दोनों निकाल लूँगा। कह रही कि अच्छा, और दूसरे वाले का क्या, दूसरे वाला तुम क्या पूछी थी? फिर भी दोतमा ने बताया कि मैं तो इसके बारे में बात कर रही थी। तो कालिदास ने कहा कि जब तुम मुझे ऐसे दिखाई तो मुझे लगा कि तुम चाटा मारने के लिए बोल रही हो। तो मैंने कहा कि तुम मुझे चाटा मारोगी तो मैं तुमको घूसा मारूंगा। तो ये स्टोरी थी। इस तरीके से कालिदास जी की शादी हो गई। अब विद्योत्मा को आया बहुत गुस्सा। अब बीबियाँ तो भाई ज्ञानी आदमी को सुना दें, वो तो मूर्ख ही थे कालिदास जी। बहुत सुनाया इसने, और सुना के कही कि अब तुम्हारे साथ फुल एंड फाइनल हो गया मेरा, अब तुम्हारे साथ मैं तो रह ही नहीं सकती हूँ, मैं जा रही हूँ छोड़ के। वो मायके चली गई अपने। कालिदास जी दिन भर किसी तरीके से बिताए। रात में कालिदास जी को रहा नहीं गया, आदत पड़ गई थी और कुछ ज़्यादा ही प्यार था कालिदास जी को। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि शायद आपको मन में एक तस्वीर हो कि हम जब कालिदास बोल रहे हैं तो कालिदास काले थे या कुरूप थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि कालिदास बहुत ही सुंदर थे, देखने में बहुत सुंदर लगते थे। ज्ञान नहीं था उनके पास, बुद्धि नहीं थी, बट सुंदर बहुत थे कालिदास जी। कालिदास उनका नाम इसलिए पड़ा कि काली माँ के वो भक्त थे, इसलिए उनको लोग कालिदास कालिदास कहते थे। काले नहीं थे, ये आपके दिमाग में मत बिठा लेना, सुंदर बहुत थे वो। अब विद्योत्मा जब घर चली गई, रात में कालिदास जी को रहा नहीं जा रहा विद्योत्मा के बिना, अकेले उनको नींद नहीं आ रही है। बस कालिदास जी ने डिसाइड किया कि अब विद्योत्मा को घर जाना है। अब इसमें भी स्टोरी है कई सारी, बट जो हम जानते हैं वो आपको सुना देते हैं कि जाने वाले रास्ते में भी नदी पड़ती थी, नदी में बाढ़ आई हुई थी और कालिदास एक सौ बह रहा था, उस पर बैठ के नदी पार कर लिए। फिर बताते हैं कि जो स्टोरी है कि वहाँ पे गए तो सर्प लटका हुआ था, उसको पकड़ के उसके आंगन में चले गए। विद्योत्मा ने पूछा कैसे आ गए, तुमको रहा नहीं गया ये? विद्योत्मा ने बहुत सुनाया। फिर कालिदास ने बताया कि ऐसे ऐसे आ गए। मतलब विद्योत्मा एकदम परेशान हो गई। तो कहते हैं लोग कि विद्योत्मा ने उनको धक्के मार के, लिटरली धक्के मार के अपने घर से बाहर निकाल दी और बोली कि देखो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, मुझे जो शादी करनी थी वो महाज्ञानी से करनी थी और ये मेरी गलती है कि मेरी शादी महान मूर्ख से हो चुकी है। तो अगर तुमको मेरे साथ रहना है तो तुमको ज्ञानी आदमी बनना पड़ेगा, और जिस दिन तुम ज्ञानी बन के आओगे उस दिन मैं तुमको एक्सेप्ट कर लूँगी। कालिदास जी को भी बीवी से प्यार बहुत था कालिदास जी को, और थोड़ा सा ठेस भी पहुंचा होगा, धक्के मार के बाहर कर दिया, घर से दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर कालिदास भाई ज्ञान के खोज में निकल चुके, और जब कालिदास दोबारा घर लौटे तो मतलब संस्कृत का श्लोक बोला उन्होंने दरवाज़ा खोलने के लिए, और जो उनकी वाइफ थी विद्योत्मा, उनको लगा कि कोई ज्ञानी आदमी आ गया है। जब उन्होंने खोला तो देखा कि कालिदास जी हैं। खैर ये तो कालिदास जी की स्टोरी थी। अब कालिदास जी कितने महान कवि थे इसके बारे में तो डिस्कशन कोई करना नहीं है, इसके बारे में कोई वो भी नहीं है। हर रचनाओं के बारे में है कि उन्होंने इतना रचना की थी, उतना रचना की, बट ये पता है कि बहुत बड़ी बड़ी रचना की है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, इसे दुनिया भर की रचनाएँ हैं उनकी। तो कालिदास की इस स्टोरी का मोरल क्या है, मैंने आपको क्यों सुनाया? कालिदास के अगर स्टोरी का मोरल बताएं तो बस एक लाइन अगर इसमें हम कहें तो ये कह सकते हैं कि अगर आपके अंदर संकल्प है तो सिद्धि होना पॉसिबल है। कहते हैं कि संकल्प से सिद्धि होती है, संकल्प से सब कुछ होता है। जिसे मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि हमको कमिटमेंट करना चाहिए, हमको इस पे वर्क नहीं करना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, हम करना क्या चाहते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि आप वही करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो ये आप जान लो कि अगर आपका इंटरेस्ट ना भी है और आपका कमिटमेंट है कि मुझे ये करना ही करना है, तो आप कर लोगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये रही कालिदास की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप की स्टोरी आपको प्रमोट करती होंगी, और आप पहले से महान ज्ञानी होंगे तो फिर क्या ही प्रमोट करेंगी या क्या ही मोटिवेट करेंगी। वैसे जब मैं इस टाइप की चीज़ें पढ़ता हूँ, याद आती हैं, तो डेफिनेटली मोटिवेशन मिलता है कि लाइफ का हमारा कोई भी जो स्टेज होता है वो वहाँ पे लर्निंग का द एंड नहीं होता है। हम कभी भी सीख सकते हैं, और हम सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जितनी चीज़ें जानते हैं ये शाम को एनालिसिस करें कि आज मैंने कुछ नया सीखा है कि नहीं, जो पहले से कभी नहीं जानता था कुछ नया ऐड हुआ है कि नहीं। हम सभी को ये कोशिश करना चाहिए कि हमारे नॉलेज में डेली कुछ न कुछ नया ऐड हो जो इससे पहले हम नहीं जानते थे, और नया चीज़ें जब ऐड होती हैं तो ऑटोमेटिकली पता चल जाती हैं। तो ओके, तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।